हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट क्रूज अक्सर ये शिकायत करने लगे कि हमें प्लेन में भूत दिखते हैं। ईस्टर्न एयरलाइन साबित हो चुका है, पर आखिर कैसे? ट्राई स्टार फ्लाइट 318 रोज की तरह कुछ पैसेंजर्स को लेके उड़ान भरा। धीरे धीरे ये प्लेन एल्टीट्यूड को गेन करने लगा। प्लेन के एक फ्लाइट क्रू यात्रियों के लिए नाश्ते का इंतजाम करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ओवन की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्हें एक साया दिखाई दिया। वो तुरंत ही पीछे हट गई और आंखें बंद कर लिया। जब वो दोबारा से आंखें खोली तो वो साया जा चुका था। शायद ये मेरा वहम होगा, यही सोचकर वो फिर से ओवन की तरफ बढ़ने लगी। पर एक बार फिर से वो काला साया नजर आने लगा। इस बार उस साये को साफ साफ देखा जा सकता था। लग रहा था मानो ओवन का ग्लास किसी टीवी का स्क्रीन बन गया हो और वो टीवी उससे कुछ कहना चाह रही हो। डर के मारे वो फ्लाइट क्रू तुरंत वहां से निकल गई और दूसरे फ्लाइट क्रू मेंबर्स को सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर एक फ्लाइट इंजीनियर ने कहा कि चलो मैं देखता हूँ आखिर कौन है वहां पर। अब दोनों एक साथ ओवन की ओर बढ़ने लगे। तभी वो साया फिर से दिखाई दिया। फ्लाइट इंजीनियर थोड़ी हिम्मत करके पास चला गया। वो साया शायद कुछ कहना चाह रहा था। फ्लाइट इंजीनियर ने जो कुछ भी वहां पर देखा, ये देखकर उसके तो होश उड़ गए। उन्होंने उस साये को पहचान लिया था। वो साया उसी के सीनियर फ्लाइट इंजीनियर का था, जिसका नाम था डॉन रिपो, जिनकी मौत 1 साल पहले प्लेन क्रैश में हो गई थी। उस साये ने कहा कि प्लेन में आग लगने वाली है, सावधान हो जाओ। इतना कहकर वो साया वापस से गायब हो गया। दोनों ने पूरी कहानी पायलट को बताया। अब तक प्लेन भी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका था। धीरे धीरे ये प्लेन सुरक्षित लैंड कर गया, लेकिन इस घोस्ट की कहानी सुनकर ईस्टर्न एयरलाइन कंपनी ने कहा कि चलो ठीक है, इसकी जांच कर लेते हैं। अगले ही दिन सारे पैसेंजर्स को वेटिंग रूम में बिठा दिया गया और 2 पायलट्स फ्लाइट 318 को उड़ाने लगे। कुछ देर उड़ान भरने के बाद इस प्लेन के इंजन में आग लग गई और एक धमाके के साथ प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। इत्तेफाक से वही फ्लाइट क्रू और वही फ्लाइट इंजीनियर एयरपोर्ट में मौजूद थे। ये नजारा देखकर उनके दिमाग में डॉन रिपो की वो बात घूमने लगी। प्लेन के इंजन में आग लगने वाली है, सावधान। अगर प्लेन से सभी यात्रियों को नहीं निकाला जाता तो शायद सभी पैसेंजर्स की जान चली जाती। इस तरह से डॉन रिपो के भूत ने ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 318 को बचा लिया। पर आखिर ये डॉन रिपो कौन था और 1 साल पहले इसकी मौत कैसे हुई? आखिर इसका भूत ईस्टर्न एयरलाइन में क्यों दिखता है? ये सब कुछ जानने के लिए हमें 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। 29 दिसंबर 1972 जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 उड़ान की तैयारी कर रहा था। 163 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स एक एक करके प्लेन में सवार होने लगे। इस प्लेन को मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। 55 वर्षीय कैप्टन बॉबलॉफ इस प्लेन को उड़ाने वाले थे, जो कि करीब 32 सालों से इस एयरलाइन कंपनी के लिए काम कर रहे थे। उनके पास लगभग 30,000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर अल्बर्ट थे, इनके पास 5,800 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। एक फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो भी मौजूद थे। रात के करीब 9:20 में फ्लाइट 401 JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। पायलट्स ATC से बात करते हुए सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। उड़ान के करीब 2 घंटे बाद ये प्लेन मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया। रात के अंधेरे में दूर से ही मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की लाइट टिमटिमाते हुए दिखाई दे रही थी। अब समय आ चुका था इस प्लेन को लैंड कराने का। पायलट्स लैंडिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए प्लेन को रनवे से अलाइन करने लगे, लेकिन तभी एक समस्या आ गई। प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन करने पर कॉकपिट में ग्रीन कलर का इंडिकेटर जलने लगता है, जो ये इंडिकेट करता है कि लैंडिंग गियर डाउन हो चुका है। पर फ्लाइट 401 में लैंडिंग गियर को डाउन करने के बावजूद भी ग्रीन इंडिकेटर नहीं जला। पायलट ने एक बार फिर से लैंडिंग गियर को क्लोज करके फिर से ओपन करने की कोशिश किया। यहाँ पर लैंडिंग गियर ओपन होने की आवाजें तो आ रही थी, पर इंडिकेटर का लाइट ही नहीं जल रहा था। प्लेन्स में कई बार ऐसा हो जाता है कि लैंडिंग गियर तो डाउन हो जाता है, पर यह डाउन होकर लॉक नहीं हो पाता। फ्लाइट 401 के पायलट को कुछ ऐसा ही लग रहा था।
कैप्टन ने एटीसी से कहा कि अभी हम लैंड नहीं कर पाएंगे, हमारे लैंडिंग गियर में कुछ खराबी हो चुकी है। एटीसी ने यह सजेस्ट किया कि आप 2000 फीट के एल्टीट्यूड पर बने रहें और सिटी का एक चक्कर लगाकर वापस लैंडिंग करने के लिए आए। जब तक प्लेन सिटी का चक्कर लगाता तब तक फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो ये पता लगाने की कोशिश करने लगे कि आखिर प्लेन के लैंडिंग गियर को हुआ क्या। ऐसे केस में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो प्लेन का लैंडिंग गियर ही फेल हो गया होगा या फिर इंडिकेटर का बल्ब ही फ्यूज हो गया होगा। इसलिए एक फ्लाइट क्रू इंडिकेटर के लाइट को ही निकालकर ये देखने लगे कि कहीं ये बल्ब फ्यूज तो नहीं हो गया। वहीं एक फ्लाइट क्रू कॉकपिट के नीचे हेल हॉल रूम में जाकर ये देखने लगे कि लैंडिंग व्हील ओपन हो रहा है या नहीं। वहीं दूसरी ओर प्लेन का कैप्टन ऑटो पायलट में ये सेटअप करने लगा कि प्लेन 2000 फीट के एल्टीट्यूड में ही उड़ान भरेगा। आजकल के लेटेस्ट प्लेन्स में लैंडिंग व्हील के पास ही कैमरा लगा दिया जाता है और पायलट्स आसानी से कॉकपिट में ही बैठे बैठे लैंडिंग गियर्स को देख सकते हैं कि डाउन हुआ है या नहीं। लेकिन 1970 के दौर के प्लेन्स में हेल हॉल नाम की एक छोटी सी जगह होती थी। यहाँ पर एक छोटे से होल की मदद से लैंडिंग गियर्स को देखा जा सकता था। फ्लाइट इंजीनियर उस होल की मदद से लैंडिंग गियर को देखने की कोशिश करने लगे, पर रात के अंधेरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उधर एटीसी भी प्लेन पर नजर बनाए हुए थी, लेकिन तभी एक और समस्या आ गई। एटीसी ने देखा कि प्लेन को 2000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ान भरना था, लेकिन इस प्लेन का एल्टीट्यूड तो धीरे धीरे और भी कम होता जा रहा है। देखते ही देखते ये प्लेन करीब 2000 फीट से 900 फीट के एल्टीट्यूड में आ गया। एटीसी लगातार रेडियो कॉल के द्वारा संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉकपिट में मौजूद सभी फ्लाइट क्रू अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई लैंडिंग गियर को देख रहा था, तो कोई इंडिकेटर का बल्ब चेक कर रहा था, तो कोई प्लेन को कंट्रोल कर रहा था। प्लेन में शायद एटीसी की बात सुनने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। अगले कुछ ही सेकंड्स में एटीसी का कनेक्शन टूट गया। वो बार बार फ्लाइट क्रू से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे, पर अफसोस कोई भी जवाब नहीं मिला। कुछ ही देर बाद एक खबर आई कि एयरपोर्ट से कुछ दूर एक तेज रोशनी चमकी है। शायद फ्लाइट 401 क्रैश हो चुका है। घटना स्थल पर प्लेन के टक्कर के तुरंत बाद तेज धमाके के साथ आग लग गई। ये आग कोई आग नहीं बल्कि 176 लोगों की चिता थी। करीब 99 पैसेंजर्स इस आग के चपेट में आ गए। वहीं 77 पैसेंजर्स इस आग से बचने में कामयाब हो गए, पर इनमें से भी कई लोग बुरी तरह से घायल थे। कुछ ही देर बाद रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंच गए। 77 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया, जिनमें से फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो भी थे। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर की मौत हो चुकी थी। सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जहां पर डॉन रिपो की ट्रीटमेंट के दौरान ही मौत हो गई। इस हादसे में बहुत सारे सवाल थे। अगर प्लेन को 2000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ान भरने को कहा गया था, तो फिर ये प्लेन कैसे नीचे आने लगा? क्यों प्लेन का लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा था? और अगर प्लेन नीचे गिर रहा था, तो पायलट्स ने दोबारा प्लेन को मैन्युअली कंट्रोल क्यों नहीं किया? इन सवालों के जवाब ब्लैक बॉक्स में छिपा हुआ था। घटना के अगले ही दिन ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला गया, पर इसे डिकोड करने में अभी थोड़ा वक्त लगने वाला था। इसलिए इन्वेस्टिगेशन की एक दूसरी टीम कॉकपिट की बारीकी से छानबीन करने लगे। कॉकपिट का अधजला हिस्सा घटना के आखिरी पलों के बारे में बहुत कुछ बयान कर रहा था। हादसे से पहले प्लेन का कंट्रोल्स किस पोजीशन में था, इंजन का पावर कितने परसेंटेज में था, और सबसे बड़ा सबूत प्लेन का कंप्यूटर था, जिसके ऑटो पायलट में गड़बड़ी हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने प्लेन के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ही बाहर निकाल दिया, ये देखने के लिए कि क्या वाकई में इस कंप्यूटर के ऑटो पायलट में कुछ गड़बड़ी थी। उस कंप्यूटर को उसी प्लेन के दूसरे मॉडल में इंस्टॉल कर दिया गया और फिर उसी रास्ते से प्लेन को उड़ाया गया, जिस रास्ते से फ्लाइट 401 आखिरी बार उड़ान भरा था। पर यह सब कुछ करने के बाद भी कंप्यूटर के ऑटो पायलट में किसी भी तरह की गड़बड़ी को नहीं नोटिस किया गया। यानी कि फ्लाइट 401 के ऑटो पायलट में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये प्लेन नीचे आने लगा। कुछ ही महीनों बाद ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट भी सामने आ गया और इस ब्लैक बॉक्स ने पूरी की पूरी कहानी को ही बदल के रख दिया। दरअसल यहाँ पर हुआ ये कि जब ये प्लेन मियामी के एयरपोर्ट में पहुंचा, तब पायलट ने लैंडिंग गियर को डाउन कर दिया, लेकिन सारे के सारे लैंडिंग गियर डाउन होके लॉक तो हो गया, पर सभी में ग्रीन लाइट्स नहीं जल रहा था, जो ये इंडिकेट करता है कि सारे के सारे लैंडिंग गियर्स डाउन हुआ है या नहीं।
दरअसल ये ग्रीन लाइट ही फ्यूज हो चुका था, पर इस 80 रुपए के लाइट ने सभी का दिमाग खराब करके रखा था कि आखिर गड़बड़ी कहाँ पर है। इसके कुछ ही देर बाद ये प्लेन धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। ये वक्त ऐसा था जब हर एक फ्लाइट क्रू किसी दूसरे काम में बिजी थे। कोई प्लेन के ऑटो पायलट को सेट कर रहा था तो कोई उस प्लेन के इंडिकेटर लाइट की मरम्मत कर रहा था। रात के समय में ऐसे कंडीशंस में अगर प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगता है तो नॉर्मली पायलट्स को पता नहीं चल पाता जब तक कि वो एल्टीट्यूड इंडिकेटर को ना देख ले। शायद इसीलिए प्लेन का एल्टीट्यूड लगातार कम होता जा रहा था। ऑटो पायलट को 2000 फीट के एल्टीट्यूड में सेट किया गया था, इसलिए प्लेन के कैप्टन कंफर्म हो चुके थे कि प्लेन किसी भी कीमत पर अपना एल्टीट्यूड कम नहीं करेगा। तो क्या इन सब के पीछे ऑटो पायलट की गलती थी? वेल, जवाब है नहीं। आइए इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारा प्लेन 2000 फीट के एल्टीट्यूड में ऑटो पायलट पर सेट है। ऐसे में अचानक से हमारे सामने कोई पर्वत या कोई पंछियों का झुंड सामने आ जाता है। ऐसे में हमें तुरंत ही प्लेन के योग को पकड़कर प्लेन को किसी सुरक्षित डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, वो भी बिना ऑटो पायलट को ऑफ किए। सही सुना आपने, बिना ऑटो पायलट को ऑफ किए। वैसे भी प्लेन्स बहुत ही तेजी से फ्लाई करते हैं। ऐसे में अगर ऑटो पायलट को डिसएंगेज किया जाए और फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में फिर से इनपुट डालकर प्लेन के फ्लाइट प्लान को बदलने में काफी समय लग जाएगा। इतने देर में प्लेन के साथ हादसा भी हो सकता है। इसलिए तो प्लेन के ऑटो पायलट को कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि ऑटो पायलट के ऑन होने के बावजूद भी अगर प्लेन के योग को कोई मूव करने की कोशिश करता है तो ऑटो पायलट खुद को ऑटोमेटिकली डिसएंगेज कर देगा। इन्वेस्टिगेशन की टीम का ये कहना था कि प्लेन 2000 फीट के एल्टीट्यूड में तो फ्लाई कर रहा था, लेकिन किसी ने गलती से योग को मूव कर दिया। ऐसे में ऑटो पायलट मोड चेंज होकर CSS या CWS मोड में चला गया। यहाँ पर ऑटो पायलट को लगा कि योग को मूव किया जा रहा है। हो सकता है रास्ते में कोई पर्वत, पहाड़ या किसी तरह का डिस्टरबेंस हो गया हो, इसलिए पायलट योग को मूव कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ऑटो पायलट ने खुद को शट डाउन कर दिया और प्लेन के पूरे कंट्रोल को CSS यानी कि कंट्रोल स्टिक स्टीयरिंग को दे दिया। इसे CWS यानी कि कंट्रोल व्हील स्टीयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस मोड में बेसिकली पायलट्स को ही प्लेन उड़ाना पड़ता है, लेकिन पायलट्स को तो ये लग रहा था कि प्लेन ऑटो पायलट उड़ा रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि प्लेन को कोई नहीं उड़ा रहा था। यही वजह है कि धीरे धीरे प्लेन नीचे आता गया। इसी बीच ATC ने भी पायलट से संपर्क किया। कॉकपिट में एक अलार्म भी बजने लगा। अब क्योंकि कॉकपिट में मौजूद सभी क्रू मेंबर्स किसी और काम में व्यस्त थे, इसीलिए किसी का भी ध्यान ATC के रेडियो कॉल पर नहीं गया। और जब तक पायलट्स को ये पता चला कि हम नीचे गिर रहे हैं, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन स्लो स्टॉल कंडीशन में चला गया। ऐसे कंडीशन में प्लेन की रफ्तार इतनी कम हो जाती है कि एक समय के बाद उसे लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है और प्लेन नीचे गिरने लगता है। पायलट्स के पास उतना वक्त नहीं था कि वो प्लेन को स्टॉल कंडीशन से बाहर निकाल पाते। फाइनली ये प्लेन क्रैश हो गया। घटना के 2 महीने बाद ये पता चला कि इतनी बड़ी घटना सिर्फ एक 80 रुपए के बल्ब के कारण हुआ, जो कि फ्यूज हो चुका था। इस केस की पूरी गुत्थी अब सुलझ चुकी थी कि आखिर ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ। पर ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इस हादसे के कुछ ही महीनों बाद फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो की आत्मा एक दूसरे ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 318 में घूमने लगी, और जब कभी भी कोई खतरा होता तो डॉन रिपो का भूत सामने आता और फ्लाइट क्रू को ये बता देता कि इस प्लेन के साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा कि कैसे डॉन रिपो के भूत ने ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 318 के सारे पैसेंजर्स की जान बचा लिया। इतना सब कुछ जानने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि डॉन रिपो कौन था, उसकी मौत कैसे हुई और मरने के बाद भी साया बनकर दूसरे प्लेन में आने का मकसद क्या था। पर यहाँ पर एक अनसुलझा सवाल ये भी है कि डॉन रिपो का भूत ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 318 के पास ही क्यों जाता है। दुनिया भर में और भी कई सारे प्लेन्स हैं। इवन ईस्टर्न एयरलाइन कंपनी के पास भी कई सारे प्लेन्स हैं, लेकिन डॉन रिपो की आत्मा सिर्फ ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 318 को ही क्यों प्रोटेक्ट करता है।
ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 के हादसे के बाद लोग अक्सर ये शिकायत करने लगे कि इस प्लेन के मलबे के आसपास एक साया घूमती रहती है। ये हो ना हो डॉन रिपो की आत्मा ही है। इसके कुछ महीनों बाद मेंटेनेंस टीम से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 के कुछ पार्ट्स को एक दूसरे ट्राई स्टार फ्लाइट 318 में फिट कर दिया, जिससे डॉन रिपो की आत्मा उस प्लेन में चली गई, मानो उसे एक नया शरीर, नया प्लेन मिल गया हो। यही वजह है कि फ्लाइट 318 के बहुत सारे क्रू मेंबर्स को डॉन रिपो का साया दिखाई देने लगा। दोस्तों, ये तो थी कहानी भूतिया प्लेन की। अगर आप इसे गूगल या यूट्यूब में सर्च करते हैं तो आपको सैकड़ों वीडियोस इस टॉपिक पर मिल जाएगा। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी ने भी इस केस की गहराई में जाकर इसे सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं किया। बस सबको मसालेदार कहानी मिल गई और सभी ने छाप दिया, जबकि असल कहानी यहाँ पर कुछ और है। इस पूरे कहानी में दो प्लेन्स का जिक्र होता है। पहला ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401, जिसमें डॉन रिपो एज अ फ्लाइट इंजीनियर थे। ये प्लेन 29 दिसंबर 1972 में क्रैश हो जाता है। इसके बाद एंट्री होती है ट्राई स्टार फ्लाइट 318 की। यहाँ पर हम जैसे ही ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 को गूगल में सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें विकिपीडिया का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाकई में ये प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें 101 लोगों की जान चली गई। इसमें डॉन रिपो भी शामिल थे। इसी प्लेन क्रैश के बाद भूतिया प्लेन की कहानी फैलने लगी। तो चलिए एक एक करके पूरी कहानी को एक्सपोज करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं फ्लाइट 401 के क्रैश के कुछ महीनों बाद से, जब इसके पार्ट्स को फ्लाइट 318 में फिट किया गया और करीब 1 साल बाद डॉन रिपो का भूत उस प्लेन में दिखाई देना शुरू हो गया। पर ऐसा आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? यहाँ पर हम भूत वाले पार्ट को साइड में रखते हैं कि वाकई में डॉन रिपो मरने के बाद भूत बने थे या नहीं। यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि प्लेन क्रैश के बाद करीब 1.5-2 सालों तक ईस्टर्न एयरलाइन का इन्वेस्टिगेशन जारी रहा और जब तक कोई प्लेन का इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक उसके सारे मलबों को सिक्योर रखा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर कोई पार्ट सुरक्षित है तो उसे किसी और प्लेन में फिट कर दो। इसलिए ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 का मलबा किसी ट्राई स्टार में फिट किया गया था। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 को टोटल लॉस डिक्लेयर कर दिया गया था। टोटल लॉस कहने का अर्थ ये है कि उस प्लेन के कोई भी पार्ट को किसी दूसरे प्लेन में फिट नहीं किया जाएगा, इवन उसको रिपेयर भी नहीं किया जाएगा। सपोज चोरी छुपे कोई एयरलाइन कंपनी वहां से कोई पार्ट चुरा कर अपने प्लेन में लगा भी देता है। फॉर एग्जाम्पल इंजन के 500 रुपए का स्पार्क प्लग कोई खोल के अपने प्लेन में लगा देता है और कुछ दिनों बाद इंजन में खराबी आ जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले तो यही कह देंगे कि भाई ये स्पार्क प्लग तो तुम्हें लगाना ही नहीं चाहिए था, ये तो इस प्लेन का है ही नहीं, तुमने चोरी छुपे प्लेन में मॉडिफिकेशन किया है तो मैं कुछ नहीं करने वाला, तुम ही समझो। अब यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं किया जाएगा। मतलब कि 500 रुपए के बल्ब की वजह से एयरलाइन कंपनी को 50 लाख का चूना लग सकता है। इसलिए प्लेन क्रैश के बाद अगर उसे टोटल लॉस डिक्लेयर कर दिया गया है तब कोई भी एयरलाइन कंपनी उस पार्ट्स को दोबारा यूज नहीं करती। अब यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सपोज ईस्टर्न एयरलाइन कंपनी को विंड स्क्रीन में लगा हुआ एक बोल्ट चाहिए। अब इतने बड़े विशाल प्लेन के रैकेज में से प्लेन के विंड स्क्रीन को खोजा जाएगा, उसके बोल्ट्स को सही सलामत निकालना पड़ेगा। हो सकता है 10 आदमी की जरूरत पड़े, वो सारे लोग फ्री में तो काम करेगा नहीं, हजार रुपए मजदूरी भी देनी पड़ेगी। मतलब कि यहाँ पर भी 10,000 का चूना लग सकता है। वहीं अगर एयरलाइन कंपनी सीधे नए बोल्ट्स को खरीद ले तो 1,000 रुपए का भी खर्च नहीं आएगा। 10,000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्यों कोई एयरलाइन कंपनी इतना माथापेची करेगा। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि फ्लाइट 401 के क्रैश के बाद कोई भी पार्ट ट्राई स्टार फ्लाइट 318 में नहीं फिट किया गया था, तो फिर डॉन रिपो का भूत किसी दूसरे प्लेन में कैसे चला गया? चलो मान लेते हैं कि भूत पावरफुल था, उड़ते उड़ते भटकते भटकते पहुंच गया ट्राई स्टार फ्लाइट 318 के पास। होने को तो कुछ भी हो सकता है। कहानी के अनुसार उस भूत ने ओवन पर आकर अपना शकल दिखाया और कहा कि इंजन में आग लगने वाली है। अब यहाँ पर ट्राई स्टार कंपनी अगले दिन सारे यात्रियों को वेटिंग रूम में बिठाकर 2 पायलट को बिठाकर प्लेन को भेज देती है कि भाई उस भूत ने कहा था कि इंजन में आग लगने वाली है, जाके उड़ा के देखो सही में आग लगती है या नहीं। वाह क्या कहानी बनाया है बनाने वाले ने भी। भाई देखो यहाँ पर इंजन की टेस्टिंग इस तरह से नहीं होती। अगर इंजन में किसी भी तरह का खतरा नजर आता है तो उसे मेंटेनेंस के लिए भेजा जाता है, न कि उसे उड़ा के देखा जाता है कि चलो हम उड़ा के देखते हैं मरते हैं या नहीं।
ये तो वही बात हो गई कि कार का ब्रेक फेल हो गया हो। अब ड्राइवर बोलता है कि 100 के स्पीड में ले जाकर देखते हैं और ब्रेक लगा के देखूंगा कि काम कर रहा है या नहीं। वेल, क्या इसमें 1% भी आपको लॉजिक नजर आता है? और मान लेते हैं कि एयरलाइन कंपनी ने ये बोल दिया कि ठीक है, ट्राई स्टार को उड़ाकर देखो डॉन रिपो सही बोल रहा था या नहीं। वेल, ऐसे कंडीशन में भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वैसे भी प्लेन्स में कम से कम 2 इंजन होता है और दोनों में से एक भी इंजन फेल हो जाए तो प्लेन सिंगल इंजन की मदद से बड़े ही आसानी से लैंड कर सकता है। वैसे भी ट्राई स्टार में 3 इंजन लगा हुआ था, यानी कि एक फेल हो गया तो 2 इंजन बहुत था प्लेन को उड़ाने के लिए। प्लेन के साथ कुछ भी होने जाने वाला नहीं था। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो ना तो कोई ऐसा टेस्ट किया गया था और ना ही ऐसा कोई प्लेन हादसा हुआ था। जब मैंने ट्राई स्टार मॉडल के सारे प्लेन्स का लिस्ट निकाला, डॉन रिपो का प्लेन क्रैश 1972 में हुआ और करीब 1 साल बाद डॉन रिपो का भूत दिखाई दिया और उसी के अगले दिन फ्लाइट 318 क्रैश हो गया। इट मींस ये प्लेन 1973 या 74 में क्रैश हुआ होगा। पर अफसोस, प्लेन क्रैश के इस लिस्ट में 1973 या 74 में कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। इवन 5 सालों तक इस मॉडल का कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ। कुल मिला के कहा जाए तो फ्लाइट 318 नाम का प्लेन क्रैश तभी हो सकता है जब इस नाम का कोई रियल का प्लेन हो। जी हाँ, सही सुना आपने। ट्राई स्टार फ्लाइट 318 नाम का कोई प्लेन ना तो कभी इतिहास में था और ना ही अब तक इस नाम का कोई प्लेन एग्जिस्ट करता है। ट्राई स्टार कंपनी बेसिकली प्लेन बनाती थी, ना कि ये कोई एयरलाइन कंपनी थी। साफ साफ कहें तो ऐसा कोई भूतिया प्लेन था ही नहीं, तो भूत कहां से रहेगा। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो ये कहानी इतनी पॉपुलर कैसे हो गई। चलो मान लेते हैं कि ट्राई स्टार नाम का कोई प्लेन था ही नहीं, डॉन रिपो का भूत किसी और प्लेन में होगा, क्योंकि कुछ फ्लाइट क्रू ने ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ, हमने डॉन रिपो के भूत को देखा है। तो क्या वो झूठ बोल रहे थे? दोस्तों, इस घटना के 3-4 साल बाद ये भूतिया प्लेन की कहानी वायरल हो चुकी थी, इसलिए लोगों को सच्चाई बताने के लिए खुद ईस्टर्न एयरलाइन कंपनी को पब्लिक में आना पड़ा और कंपनी ने खुद कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सारी की सारी भूतिया कहानी महज एक झूठी अफवाह है। हाँ, ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 क्रैश हुआ था जिसमें 101 लोगों की जान चली गई थी। इवन डॉन रिपो ने भी हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मरे हुए लोगों के नाम पर झूठी अफवाहों को फैलाया जाए। ये सब करना बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर यह कहानी इतनी वायरल हो चुकी थी कि एयरलाइन कंपनी की बात सुनने वाला भी कोई नहीं था। 1976 में एक बुक को पब्लिश किया गया, द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401। इसके ठीक 2 सालों बाद इस पूरी झूठी भूतिया कहानी के ऊपर एक मूवी भी बनके तैयार हो गया। अब ईस्टर्न एयरलाइन का बहुत ही नेगेटिव इमेज बनने लगा, इसलिए ईस्टर्न एयरलाइन के सीईओ ने मूवी बनाने वाले डायरेक्टर पर ही केस कर दिया कि भाई तुम ऐसे कैसे मेरे प्लेन का नाम लेकर इस तरह से झूठी फिल्में बना रहे हो। पर इस केस का अधिक फायदा हो नहीं पाया, क्योंकि मूवी बनाने वाले डायरेक्टर ने ये कह दिया कि भाई देखो, हमने पूरी कहानी तो किताब से उठाई है, अगर आपको केस करना है तो उस किताब के राइटर पर करो। अब यहाँ पर बुक के राइटर को बुलाया गया कि आपने अपने किताब पर ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 का नाम क्यों लिया, क्यों इसे भूतिया प्लेन नाम देकर अफवाह फैला रहे हो, आपने एयरलाइन कंपनी को डिफेम किया है। अब यहाँ पर बुक के राइटर ने कहा कि आप कौन से ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 की बात कर रहे हैं, मैंने तो घोस्ट ऑफ द फ्लाइट 401 के नाम से किताब लिखी है, न कि ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401। मैंने अपने पूरे बुक में कहीं भी ईस्टर्न एयरलाइन का नाम तक नहीं लिया, इसलिए मेरे पर उंगली उठाना बेकार है। तो इस तरह से बहुत सारे केस मुकदमों के बाद भी इस भूतिया कहानी के ऊपर बहुत से लोग पैसे छापते रहे और ईस्टर्न एयरलाइन बदनाम होता रहा। भूतिया कहानी के शुरुआत में कुछ फ्लाइट क्रू ने कहा कि हमने डॉन रिपो के भूत को देखा है, तो चलिए इसकी भी सच्चाई जान लेते हैं। ईस्टर्न एयरलाइन कंपनी के एक कैप्टन ने एक इमरजेंसी लैंडिंग किया। यहाँ पर एक न्यूज़पेपर वाले ने एक छोटा सा इंटरव्यू ले लिया। उसने कैप्टन से पूछा कि आपने ये इमरजेंसी लैंडिंग कैसे किया। अब यहाँ पर कैप्टन ने मजाकिये अंदाज से ये कहा कि देखो भाई, ऐसा कुछ बात नहीं है, वो रास्ते में डॉन रिपो मिल गया था ना, तो उसी ने हेल्प कर दिया, फिर क्या मैंने प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया, बात खत्म, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस तरह से कैप्टन ने मजाकिये अंदाज में जवाब देते हुए कह दिया। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस इंटरव्यू को 1970 में लिया गया था और उस समय के दौर में इंटरव्यू के दौरान में कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता था और न ही कोई वॉइस रिकॉर्डिंग। हर एक बात को एक पेपर में लिखा जाता था, न कि वीडियो में रिकॉर्ड होता था। जब ये इंटरव्यू न्यूज़पेपर में आया तब ये लिखा गया कि कैप्टन ने कहा कि डॉन रिपो के भूत ने प्लेन को क्रैश होने से बचाया, जबकि रियलिटी ये थी कि ऐसा सिर्फ मजाकिये अंदाज में कहा गया था। अब क्योंकि ये इंटरव्यू कोई वॉइस या वीडियो फॉर्मेट में नहीं था,
इसलिए पढ़ने वालों को ये समझ में नहीं आया कि ये मजाकिये अंदाज में कहा गया था या फिर सीरियस में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस तरह का कोई भी न्यूज बहुत ही जल्दी वायरल होती है, इसलिए ये न्यूज भी वायरल हो गया। इसलिए और भी न्यूज़पेपर्स वालों ने इस कहानी को छापना शुरू कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि वो कहानी को हूबहू कॉपी नहीं कर सकते थे। इसलिए हर बार जब भी इस कहानी को छापा गया तब इसके स्टोरी में थोड़ी बहुत चेंजेस किया गया और इस तरह से ये भूतिया कहानी बदलते बदलते आज कुछ इस तरह से बदलकर हमारे सामने पेश किया जाता है। जबकि असल कहानी ये थी कि भाई उस पायलट ने तो बस मजाक मजाक में ही कह दिया था और इस छोटे से मजाक के कारण मुझे इतना लंबा वीडियो बनाने की जरूरत पड़ गई। वीडियो खत्म करने से पहले एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि इतने सारे एक्सपोज करने के बाद भी अगर अब भी आपको लगता है कि ये भूतिया कहानी सच्ची है तो आप यूएस चले जाओ, वहाँ पर आपको वार्नर्स कल्ट म्यूजियम मिलेगा। वहां जाने के बाद आपको ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 का मलबा भी दिख जाएगा। प्लेन का सारा मलबा उसी म्यूजियम में रखा गया है। अगर मलबे के आसपास डॉन रिपो भटकते हुए दिखाई दे तो उसको मेरा हेलो बोलना और कहना कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। खैर, वीडियो के अंत में मैं बस यही कहूंगा कि जहां कहीं भी इस तरह की कहानी आपको सुनने को मिले, समझ जाना कि वो पैसे छाप रहा है। 1976 में बुक राइटर ने भी पैसे कमाने के लिए ही वो बुक लिखा। 1978 में मूवी डायरेक्टर ने भी पैसे कमाने के लिए ही उस बुक पर मूवी बनाया। लेकिन उन लोगों ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये किताब या मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन आजकल के यूट्यूबर्स तो हद ही पार कर देते हैं। इस पूरी घटना को सच्ची घटना बताकर यूट्यूब में व्यूज बटोरे जा रहे हैं। खैर, सबका अपना अपना काम है। किसी का काम है उल्लू बनाना, लेकिन मेरा काम है उन सारे अफवाहों को दूर करना और सच को आपके सामने लाना। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।